ओके, तो हम लोगों ने लगभग अपने चैप्टर की पूरी थ्योरी कवर कर ली है। वैसे तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने नहीं पढ़ी हैं। आप भी जानते हैं, आपने इधर उधर देखा भी होगा, ठीक है साहब। स्टैंडर्ड बुक्स में भी आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से जितना भी हमारे पास में था, ठीक है साहब, जो भी आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो बेसिक बात हमारी हो गई है। धीरे धीरे हम लोग अब क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, ठीक है साहब। आप लोग भी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो करना शुरू कर दीजिए, उनके आंसर्स निकालने की कोशिश करिए, आंसर ढूंढिए, तभी जाके आप जो है चीज़ों को सीख पाएंगे, ठीक है साहब। क्योंकि वो जितनी जल्दी से हमें चीज़ें मिल जाएंगी उतना ही हमारे लिए वो चीज़ उतनी मतलब आसान, अपन कह सकते हैं, उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहती है। तो जब वो चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहेगी तो वो चीज़ हम भूल जाएंगे, ठीक है साहब। जिस चीज़ को जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाओगे वो चीज़ उतनी ज़्यादा आपको याद रहेगी, उतनी देर तक याद रहेगी। इसको रिटेंटिविटी बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। आई बात समझ में? क्या मतलब कितनी देर तक आप उस चीज़ को अपने अंदर स्टोर कर सकते हो। तो उसको स्टोर करने का तरीका यही है कि आप जितना ज़्यादा उसको पाने की कोशिश करोगे, मतलब जितनी ज़्यादा आपने मेहनत करी होगी, उतने देर तक वो चीज़ स्टेबल रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया सब? ओके, तो ये सारी बेसिक बातें हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, समझते हैं इस चीज़ को क्या है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है साहब। Two equal positive charges, each of 2 microcoulomb, interact with a third positive charge of 3 microcoulomb। आप देख सकते हैं 2 microcoulomb, 2 microcoulomb, 3 microcoulomb इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है साहब। Situated as shown in figure. Calculate the magnitude and the direction of the force on the 3 microcoulomb charge। इसके ऊपर हमें फोर्स बताना है, नेट फोर्स कितना लग रहा है और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी डायरेक्शन कितनी है। पहली बात तो जब उन्होंने फोर्स पूछा है तो ऑब्वियस है उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अपने आप आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है आई वाज और में, ठीक है मेरे भाई, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ ही आंसर देना ज़्यादा सही होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये आपके पास में मेरे भाई 3 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है पी पॉइंट पर, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इस पे किस साइड में फोर्स लगाएगा, तो आप बोलेंगे ये फोर्स लगाएगा इस पे, इस साइड में, ऐसे फोर्स लगाएगा ना, ठीक है साहब। मान लेते हैं उस फोर्स का नाम रख लेते हैं F1, ठीक है। समझ में आएगा आपको? आप F1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि ये 90 डिग्री है। अगर ये 3 है 4 है तो ये कितना होगा? 5 मीटर होगा। डायरेक्टली बताया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर हम इन दोनों के बीच में फोर्स निकालें तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? K Q1 कितना है हमारे पास में? 2 माइक्रोकूलम। आई वाज समझ में क्या? मल्टीप्लाइड बाय Q2, वो भी कितना हमारे पास? 3 माइक्रोकूलम। समझो बात को, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है? 5, तो इस 5 का स्क्वायर कर देंगे। आई बात समझ में क्या? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो F1 की वैल्यू हमारे पास में आएगी, K की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6, 3 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय, ये 5 मीटर में ही है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ये 25 आपके पास में आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो F1 इज इक्वल टू, F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? अगर आप यहाँ पे इसको एनालाइज करें तो देखिए ध्यान से, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है साहब, और 6 9 जा 54 होता है क्या? तो 54 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि ये -12 बन जाएगा पावर और ये -3 बना देगा इसको, डिवाइडेड बाय 25 न्यूटन मैं कह सकता हूँ उसको। फिलहाल मैं इसको इसी फॉर्म में छोड़ रहा हूँ अभी, ठीक है साहब, और भी आगे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना। ऐसे ही मैं इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालूंगा तो आप देख सकते हैं जो 2 माइक्रोकूलम है वो भी 3 माइक्रोकूलम पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा F2, है ना। इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा नहीं लगेगा मेरे भाई? इस तरीके से, ओके। तो F2 भी उतना ही आएगा क्योंकि सेम सिचुएशन दोबारा से बन रही है, ये भी 5 मीटर है, तो जो F2 की वैल्यू होगी आपके पास में, जो F2 की वैल्यू आपके पास में है वो भी वही आएगी, सेम आएगी दोबारा से, क्योंकि सारी सिचुएशन वही है। तो 54 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 25 न्यूटन। अब ये दोनों F1 F2 हमारे पास में आ चुके हैं। अगर मैं F1 को F बोलूंगा तो F2 बोलेगा मुझे भी F बोलो, क्योंकि वो भी सेम है ना। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो 3 माइक्रोकूलम पर 2 फोर्स काम कर रहे हैं, F1 और F2, ठीक है साहब। अगर हमें इनकी डायरेक्शन निकालनी हो या हमको उनका रिजल्टेंट निकालना हो, इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर 2 तरीके हैं। आप या तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर आप कंपोनेंट भी ले सकते हैं, ठीक है साहब। तो ये वाला एंगल हमारे पास में अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आएगी आपको? क्योंकि जैसा ट्रायंगल ऊपर बन रहा है वैसे ही नीचे बन रहा है, वैसे भी ये साइड सेम
में, आइवासोव में, ठीक है मेरे भाई। तो आप देख सकते हैं आइवासोव में क्या, वैसे भी आप समझ सकते हैं एग्जैक्टली दोनों ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो ही जाएगा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। F2 का दो कंपोनेंट आएंगे, इधर की तरफ आएगा F2 cos थीटा, ऊपर की तरफ आएगा F2 sin थीटा। F1 के दो कंपोनेंट आएंगे, इधर की तरफ आएगा F1 cos थीटा, नीचे की तरफ आएगा F1 sin थीटा। तो F2 sin थीटा एंड F1 sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो टोटल फोर्स इस पे कितना लगेगा बता सकते हैं हम लोग। अगर मैं उससे पूछूं आपसे कि नेट फोर्स कितना लग रहा है तो नेट फोर्स बताया जा सकता है। नेट फोर्स कितना आएगा बताइए, F1 cos थीटा प्लस ऑफ F2 cos थीटा। ये वाली बात समझ में आई क्या आपको, क्योंकि F1 F2 सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2F1 cos थीटा। ये वाली बात समझ में आई क्या आपको। तो कुल मिला के आपके पास में आ जाएगा 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 54 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा 25 cos थीटा। cos यहाँ से कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 4/5, सो दिस इज 4/5। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे भाई, ओके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुल मिला के आपके पास जो नेट फोर्स आएगा वो आ जाएगा। वैसे आप जब इसको ही सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आएगी 2.16 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि 25 दूनी 50 लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है साहब, इसको पूरा जब आप सॉल्व कर लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है साहब, तो जैसे ही आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ये आपके पास में फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है साहब, सो दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑन द 3 माइक्रोकूलम चार्जेस। डायरेक्शन आपने बताई दी है ना, डायरेक्शन हम इसमें इस तरह से दिखा सकते हैं कि हमारे पास में जो डायरेक्शन आएगी एफ नेट की वो ये डायरेक्शन आपके पास में होगी। ठीक है साहब, तो इस तरीके से बताया जा सकता है, बहुत ही बेसिक है। एक्चुअल में ये एक्स एक्सिस है और ये क्या था आपका वाई एक्सिस था, ऐसा गिवन भी है उसमें। ठीक है साहब, तो ये बहुत ही बेसिक है। तो जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में होगी। तो अगर ये एक्स एक्सिस आपके पास में है और ये वाई एक्सिस है तो यहाँ पे आई कैप भी लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है, आई कैप, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है तो आई कैप है। अगर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता तो माइनस आई कैप आता। समझ में आया आपको। तो ये हमारे पास में एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है और आपको ये समझ में आ भी गया होगा। ठीक है साहब, अब एक और क्वेश्चन ऐसे ही लिख लेते हैं, उसको भी समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको देखिएगा हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए साहब, तो अगर आप ध्यान से देखें आपको ये समझ में आ गया कि हमने यहाँ कंपोनेंट क्यों लिए थे फोर्स के। इसलिए कंपोनेंट लिए थे क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सीधा मैं F1 F2 को नहीं जोड़ सकता। आई बात समझ में क्या। तो और आप चाहो तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, वही आएगा आंसर घूम फिर के। ठीक है, चलिए साहब, एक बहुत ही बेसिक सा इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि 2 फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस प्लस 4E एंड प्लस E यूनिट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस A, वेयर शुड द third point charge be placed for it to be in equilibrium। हमारे पास में थर्ड पॉइंट चार्ज को कहां रखा जाए ताकि वो किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, ऐसा हमसे बोला गया है। आई वाज श्योर में क्या, तो दो चार्जेस जो हैं पहले से ही फिक्स हैं, वो दोनों चार्जेस क्या हैं, पहले से ही क्या हैं, फिक्स्ड हैं। ये वाली बात समझ में आएगी नहीं है आपको। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या दे रखा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको। ये हमारे पास में पॉइंट ए है और ये हमारे पास में क्या है, पॉइंट बी है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो ए है। ठीक है साहब, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर चार्ज कितना रखा हुआ है, प्लस का 4E चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है प्लस का E। ये दोनों फिक्स्ड हैं, चाह कर भी मूव नहीं कर सकते। ठीक है साहब, तीसरे को कहाँ रखें ताकि वो किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है साहब, और उन्होंने बता नहीं रखा है कि वो थर्ड चार्ज कैसा होगा। आई बस में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सही है साहब, तो पहले अपन पॉजिटिव लेके देख लेते हैं कहां पर उसको रखना है। ठीक है मेरे भाई, अगर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है तो आप खुद सोचिए कि उसको कहां रखा जाए। अगर मान लीजिए मैं उस चार्ज को इसी लाइन पर इधर रखने की कोशिश करूंगा, आई बस में क्या, अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखा, लेट्स से मान लीजिए मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और मैंने उसको यहाँ रख दिया, ठीक है, तो ये वाला उस पर फोर्स कहाँ लगाएगा, उधर की तरफ लगाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो वो भी उस पर
पर फोर्स कहाँ लगाएगा, उधर लगाएगा, तो कुल मिला के उस पर 2 फोर्स लगेंगे और दोनों इधर लगेंगे, तो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आने के लिए फोर्स का 0 होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फोर्स का 0 होना भी जरूरी है और टॉर्क का 0 होना भी जरूरी है, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का मोशन ना हो। आई बात समझ में क्या? ओके। अच्छा, अगर मान लो इधर रखो तो भी वही सिचुएशन होगी, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में कहाँ आ सकता है, इनके बीच में कहीं पर। चेक करके देखते हैं। मान लीजिए अगर मैंने उसको यहाँ रखा पॉइंट P पर, जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पर है, अगर मैं यहाँ से x डिस्टेंस पर एक चार्ज रखूंगा, लेट से +Q मैंने यहाँ रख दिया, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई साहब? अगर मैंने +Q चार्ज यहाँ पे रख दिया तो ये वाला इस पे फोर्स कहाँ लगाएगा, उधर लगाएगा, ये वाला इस पे फोर्स कहाँ लगाएगा, इधर लगाएगा, तो उसके इक्विलिब्रियम में आने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि एक जगह ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं उस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो इसने इस पे फोर्स लगाया इस साइड में, उसको मैं नाम दे रहा हूँ FA, यानी फोर्स ड्यू टू A, है ना। इसने इस पे फोर्स लगाएगा इस साइड में, तो ये हमारे पास में आ गया फोर्स ड्यू टू B। आई बात समझ में क्या? अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो गए, यानी A ने जो फोर्स लगाया और P पर, है ना, और जो B ने फोर्स लगाया P वाले चार्ज पर, अगर वो दोनों बराबर हो गए तो P वाला चार्ज मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो A वाला फोर्स निकाल सकते हैं आप, इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगा देंगे, कितना आएगा बताइए, K Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ 4 ही है, डिवाइडेड बाय उनके बीच का सेपरेशन जो कि x² आपके पास में दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही अब आपको इन दोनों के बीच में फोर्स लगाना है। समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? चलिए बताइए कितना आएगा हमारे पास में, K Q इनटू और Q2 कितना है, E डिवाइडेड बाय उनके बीच का सेपरेशन कितना लिया जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी थी इसके बीच की, A थी, वो हमें गिवन है पहले से ही, इनके बीच की जो टोटल सेपरेशन है वो A है। ये वाली बात समझ में, ये x है, तो बताओ ये कितना बचेगा, A माइनस एक्स, A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये तीनों चीजें यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है साहब, क्या बचेगा बताइए, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, A माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू A माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, क्योंकि स्क्वायर रूट ले लिया अपन ने, तो कितना हो जाएगा 2A माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x, तो 2A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 2A/3। So this is the position where we can put the third point charge to be in equilibrium। ठीक है, ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए तो उसको कहाँ रखना पड़ेगा, A वाले से 2A/3 पे रखना पड़ेगा। ये A से डिस्टेंस है, कहाँ से है, A से। A मतलब जहाँ 4E है, ऐसा नहीं कि A ही फिक्स है, जहाँ पर 4E है तो 4E वाले से 2A/3 है, क्योंकि यहाँ से A/3 हो जाएगी वो। समझ में नहीं आया मेरे भाई, यहाँ से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, A/3, क्योंकि यहाँ से 2A/3 है, तभी तो A बनेगा पूरा। समझ में आया कि नहीं आया साहब? तो ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आपके पास में है, बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि ये दोनों चार्ज फिक्स थे, ये दोनों चार्ज क्या थे, फिक्स्ड थे। आवाज में क्या, अगर ये दोनों चार्ज फिक्स ना हो तो क्या सिचुएशन बनेगी, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं, वो देखिएगा मैं किस तरीके से उसको सॉल्व करता हूँ। ये इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम का केस बनता है, इसको हम लोग अलग से पढ़ाते हैं। ठीक है साहब, पूरा 1.5-2 घंटे का हम लोग लेक्चर लेते हैं इसके ऊपर, लेकिन अभी मैं केवल आपको बोर्ड के हिसाब से कुछ क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया है, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड, आई बात समझ में क्या, समवेयर अपन कह सकते हैं लाइन ज्वाइनिंग 2 इक्वल चार्जेस Q, है ना, हमारे पास 2 इक्वल चार्जेस हैं Q, शो दैट द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू -Q/4। ओके, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, द गिवन क्वेश्चन इज, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप एक बार समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में एक A पॉइंट है और ये हमारे पास में B पॉइंट है, आई बात समझ में, ठीक है मेरे भाई, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो A है, ये मान लेते हैं 2A है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 2A है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे भाई? यहाँ पर Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर भी Q चार्ज रखा हुआ है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है साहब, हमसे बोला गया है कि तीसरे चार्ज को कहाँ रखें ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, और वो तीसरा चार्ज कैसा हो, मतलब उसकी वैल्यू क्या है, उसका नेचर वगैरह है, सब हमें बताना है। आई बात समझ? अच्छा, ये दोनों फिक्स नहीं है, चाहे तो मूव कर सकते हैं। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में वो फिक्स थे, इधर जो 4E और E थे वो दोनों कैसे थे, फिक्स थे, वो मूव नहीं कर सकते थे किसी भी कीमत, बट ये मूव कर सकते हैं। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो पहली बात तो आप समझ सकते हैं कि
अगर पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेके आना है, हाइपास में क्या, तो मान लीजिए उसने बोला भी है कि कहाँ रखें, तो अगर इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली एक लाइन ज्वाइनिंग ये दिख रही है आपको, इनके बीच में कहीं ना कहीं अपन को चार्ज रखना पड़ेगा। मान लेते हैं उसको मैंने यहाँ रख दिया और उसको मैंने बोल दिया Q, और यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे रखा मैंने उसको, x डिस्टेंस पे रखा। हाइपास में कितनी डिस्टेंस पे रखा, x डिस्टेंस पे मैंने रखा। तो ऑब्वियस है यहाँ से वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बता सकते हैं आप, 2a माइनस x होगी कि नहीं होगी बताइए, है ना। अगर यहाँ से वो डिस्टेंस x है तो ऑब्वियस है यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2a माइनस x। इस पॉइंट को p सपोज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। देखो इन दोनों को तो मैं चेंज कर नहीं सकता, इसका नेचर मुझे बताना है तो मैं डिसाइड करूंगा कैसा होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे कहाँ फोर्स लगाएगा, इस साइड में लगाएगा फोर्स। तुम चाहते हो कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, मतलब ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, वो भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स ऑन द चार्ज शुड बी जीरो, विल बी जीरो, ठीक है मेरे भाई, उस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला जो है वो इस पे फोर्स कहाँ लगा रहा है, इस साइड में लगा रहा है ना, ओके। अब मुझे बताओ अगर वो वाला इस पे इधर फोर्स लगा रहा है और तुम चाहते हो कि यहीं रुका रहे, तो बताओ क्या होना चाहिए, कोई तो ऐसा हो जो इसको इधर की तरफ खींचे, कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो इसको इधर की तरफ खींचेगा, तभी ना वो रेस्ट में आएगा, तभी तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। देखो मैं ये नहीं कह सकता हूँ, ऐसा मत सोचा करो कि नेट फोर्स जीरो होने का मतलब बॉडी रेस्ट पे ही होती है, क्या पता वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, हाइपास में एक्सेलरेशन नहीं होगा उसके पास में, समझ में आया कि नहीं। हमें तो नेट फोर्स से मतलब है, खैर यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो वाला इस पे फोर्स इधर ही लगा रहा है, तो इसकी मजबूरी है कि इसे इधर खींचना पड़ेगा, क्योंकि और कोई चार्ज ही नहीं है यहाँ पे हाइपास में क्या। और ऐसा वो तभी कर सकता है जब वो कैसा हो, नेगेटिव हो, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये फिक्स है। तो ऑब्वियस है, इतना हमें समझ में आ गया कि इस चार्ज का नेचर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी वो ऐसा कर सकता है, अदरवाइज वो ऐसा नहीं कर सकता। तो जो भी आंसर आएगा हम उसमें नेगेटिव लगा देंगे आगे चल के। इतना समझ में आया क्या आपको। अच्छा, अब इस पे नेट फोर्स जीरो करते हैं सबसे पहले, इस वाले चार्ज के लिए। इस पे सबसे पहला फोर्स इसने लगाया, बी ने इस पे फोर्स कौन लगाएगा, इस साइड में लगाया, तो दिस इज फोर्स ड्यू टू बी। और इस पे इधर की तरफ फोर्स कौन लगा रहा है, पी वाला है ना, फोर्स ड्यू टू पी। अगर ये दोनों बराबर हो गए या इन दोनों का सम जीरो हो गया, वेक्टर सम जीरो हो गया, ऐसा सम नहीं, कौन सा सम, वेक्टर सम जीरो हो गया, तो क्या होगा, इस पे ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। या तो अपन सीधा इक्वली कर देते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए, तो बी वाले ने इस पे कितना फोर्स लगाया बताएंगे आप, के क्यू डिवाइडेड बाय उनके बीच का सेपरेशन यानी 2a का होल स्क्वायर, ओके। अच्छा, क्योंकि हम दोनों को इक्वल कर रहे हैं, एफ बी इक्वल टू एफ पी कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। पी, एफ पी का मतलब पी वाले ने इस पे कितना फोर्स लगाया उधर की तरफ बताइए, के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई साहब। तो आप देख सकते हैं के क्यू से के क्यू कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अभी मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकता हूं, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब देखो इसको इक्विलिब्रियम में लेके आते हैं, किसको लेके आते हैं, जो p वाले पे, ठीक है साहब। अच्छा, अब ये पॉजिटिव है तो ये इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा, तो इस वाले पे इधर की तरफ फोर्स कौन लगाएगा, a, क्योंकि ये नेगेटिव है, खींचेगा ना उसको, और ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो बताओ इसको पकड़ लो, अभी कहाँ जाएगा, इधर, इसकी वजह से तो इधर जाने की कोशिश करेगा, तो इधर की तरफ कौन फोर्स लगा रहा है, इस पे b। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे भाई। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए तो ये चाह कर भी मूव नहीं कर सकता यहाँ से, तो अपन कह सकते हैं कि अगर एफ ए बराबर एफ बी हो जाए फॉर दिस चार्ज, तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अच्छा, एफ ए यानी ए इस पे कितना फोर्स लगा रहा है बताइए, के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा, इज इक्वल टू ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है बताना जरा, के क्यू डिवाइडेड बाय 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। तो ये तो कट जाएगा यहाँ पे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो साथ में, तो कितना आ जाएगा, 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो, तो 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी 2a इज इक्वल टू 2x, यानी x इज इक्वल टू a, यानी कि उसको कहाँ रखना चाहिए, बिल्कुल बीच में। आइवासो में कहाँ पे रखना चाहिए, बिल्कुल बीच में रखना चाहिए, तभी जाके वो किस में आ सकता है, इक्विलिब्रियम में ला सकता है पूरे सिस्टम को, पहली बात। तो अब आप बोलोगे भैया इस पे चेक क्यों नहीं करा, जब मैं जो आंसर बताऊंगा उसको इसमें इसके लिए अप्लाई करके देखना, वो अपने आप ही इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। आइवासो हमें केवल किसी भी एक किनारे वाले चार्ज पर और बीच वाले पे चेक करना होता है। अब आप x की वैल्यू a यहाँ रख दो, तो q अपॉन आइवासो में ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन 2a नहीं बनेगा, सॉरी ये 4a स्क्वायर आएगा ना। देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a स्क्वायर ऐसे रहेगा। समझ में आया कि नहीं है मेरे भाई, ओके। ये अपन ने उस टाइम पे यहाँ पे 2 लिख दिया था, तो यहाँ पे आ जाएगा x की जगह a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, तो कुल मिला के q की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, q/4।
Q की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, Q/4। और साथ में अगर फाइनल आंसर देना हो तो यहाँ नेगेटिव लगाना जरूरी है, क्योंकि चार्ज नेगेटिव होगा तभी ऐसा होगा। ये वाली बात समझ में आई क्या आपको? तो हमने दो टाइप के यहाँ सवाल करे हैं। एक में, एक क्वेश्चन में जो हमारे पास एक्सट्रीम चार्जेस थे, जो किनारे वाले चार्जेस थे वो फिक्स थे, तो हमने उनसे कोई मतलब नहीं रखा, केवल बीच वाले चार्ज पे फोर्स निकाला था। लेकिन अगर किनारे वाले जो चार्जेस हैं, आई बात समझ में क्या, अगर वो फिक्स ना हो और ये बोला जाए कि पूरा सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेके आओ, तो क्या करना पड़ेगा, किनारे में से किसी एक चार्ज पर भी नेट फोर्स को जीरो करना पड़ेगा, तभी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। और ऐसा करने से ही दो इक्वेशन आपको मिलेंगी। आई बात समझ में क्या, एक इक्वेशन ये बताएगी कि वो चार्ज कहाँ पे रखा जाना चाहिए, और एक इक्वेशन ये बताएगी कि उस चार्ज की वैल्यू कितनी है। ये वाली बात समझ में आई आपको? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए साहब एक और क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए मेरे भाई, इतना समझ में आया आपको? ओके, सो दिस इज अ प्योर बेसिक क्वेश्चन यू हैव, है ना। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है साहब। चलिए अब अगर हम आगे की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हमारे पास में क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टू द पावर -8 कूलम एंड 10 टू द पावर -8 कूलम। दो चार्जेस हैं, एक का मैग्नीट्यूड 10 की पावर -8 कूलम है प्लस में, और एक का मैग्नीट्यूड है -10 की पावर -8 कूलम, ठीक है। नाउ रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, B एंड C। हमें A, B, C तीन अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं, वहां पे क्या निकालना है हमको, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके सामने है, ठीक है साहब। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है लाइक दिस। अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, Q1 लिख देता हूं मैं, ये A पॉइंट है, ये A पॉइंट नहीं है, मतलब यहाँ पे चार्ज Q1 रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज क्या रखा हुआ है, Q2 रखा हुआ है। आपको डाटा बता दूं मैं, Q1 की वैल्यू 10 की पावर -8 कूलम है और Q2 की वैल्यू -10 की पावर -8 कूलम है। इस तरीके से आपको डाटा गिवन है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या, इनके बीच का सेपरेशन भी आपको दे रखा है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 0.1 मीटर है, यानी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो आपके पास में क्या है, 0.1 मीटर का है। आप देख सकते हैं इस तरीके से। 3 पॉइंट उन्होंने दे रखे हैं, एक तो बिल्कुल बीच में दे रखा है, वो A वाला पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। दूसरा पॉइंट बोला है B पे बताओ। B जो पॉइंट है मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपके पास इसी लाइन पर है, जो B वाला पॉइंट है वो यहाँ पर है। आई बात समझ में क्या, उसकी यहाँ से डिस्टेंस है 0.05 मीटर। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई साहब? अगर ये मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी 0.05 होगी और ये वाले डिस्टेंस भी 0.05 मीटर होगी, क्योंकि 0.1 मीटर का आध का हाफ करोगे तो यही तो आएगा। ये वाली बात समझ में नहीं आई क्या आपको? और एक हमसे बोला गया है यहाँ पर एक पॉइंट आपके पास में यहाँ पर है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, पॉइंट C, दिस द पॉइंट C, उसकी यहाँ से डिस्टेंस जो है, आई बात समझ में क्या? ओके। और पॉइंट C पे जो आपको डिस्टेंस यहाँ दी गई है 0. इसमें पूरा नहीं बताया गया है, ठीक है साहब। A और उसके बीच की डिस्टेंस हमको यहाँ पे उन्होंने उसी तरीके से दे रखी है, तो मैं उसको बना देता हूँ, है ना। डायग्राम जिस तरीके से दिया गया है भाई, उस तरीके से बनाना मेरी ड्यूटी है, ठीक है साहब। वैसे कोई गिवन नहीं है, बस ये गिवन है कि ये 0.1 मीटर है और ये भी कितना है, 0.1 मीटर है, और ये वाला पॉइंट C है। आई बात समझ में क्या? ये सिचुएशन आपके पास में है। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, सोच लीजिए अच्छी तरीके से। अब दो चार्जेस आप देख रहे हैं Q1 Q2, इनकी वजह से मैं एक बार A पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, एक बार B पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा और एक बार C पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है साहब। चलिए साहब सॉल्व करें। सबसे पहले निकालते हैं A पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर आप मुझे फॉर्मूला याद दिला दें तो बढ़िया रहेगा। क्या होता है बताइए फॉर्मूला, KQ/R²। दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होता है, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पास की तरफ होता है। ये वाली बात पता है क्या आपको? ओके। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर मुझे A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर मुझे A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो एक बार इसकी वजह से निकालूंगा, उसकी वजह से निकालूंगा, दोनों का वेक्टर एडिशन करूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपन कह सकते हैं फॉर पॉइंट A। सबसे पहले मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, फॉर पॉइंट A के लिए, है ना, या एट पॉइंट A भी लिख सकते हैं आप, है ना, एट पॉइंट A। सबसे पहले मैं कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, पॉइंट A पर। आई बात समझ में क्या? तो मैं लिख रहा हूँ ड्यू टू, मैं किसकी वजह से लिख रहा हूँ, ड्यू टू Q1। आई बात समझ में क्या? Q1 की वजह से मैं A पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, तो मैं उसको लिख दे रहा हूँ E1A, ताकि याद रहे कि 1 की वजह से A पे निकाला जा रहा है। अच्छा कितना आएगा बता सकते हो आप? ये K, है ना, K Q1 अपॉन जो भी वहाँ की डिस्टेंस होगी, है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, बताइए K की वैल्यू बोलो कितनी है, 9 × 10 टू द पावर 9। Q कितना है बताइए आपके पास में, 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, जो कि 0.05 है।
अच्छा क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, इसको आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, उसका स्क्वायर करना है क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये आएगा क्या। अच्छा तो ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम में आता है ये। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास, कितना बन जाएगा बताओ, ये 10 बनेगा ओनली, जब ये ऊपर जाएगा है ना तो 10 की पावर प्लस 4 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो कुल मिला के आप इसको सॉल्व कर सकते हो अगर चाहो तो, ये बन जाएगा 9 इंटू दिस इज 10 टू द पावर, मतलब कुल मिला के यहाँ पर आपके पास देखो, एक तो ये 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा, उसका मैं 100 ले रहा हूँ, और ये 10 की पावर 3, समझ में आया क्या आपको, डिवाइडेड बाय 25, ये समझ में आया आपको, क्योंकि वो 10 की पावर 5 बनना था ना एक्चुअल में। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 25 4 जा 100 होता है क्या, ठीक है साहब। तो कितना आ जाएगा बताइए, 9 4 जा 36, तो 36 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। आई बात समझ में क्या। अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है, Q1 इज पॉजिटिव, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में होगा है ना, तो ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस पॉइंट पर, तो इसको मैं लिख रहा हूँ E1A। आई बात समझ में, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा बताइए, ड्यू टू, किसकी वजह से निकालूंगा बेटा मैं, ड्यू टू Q2 निकालूंगा, उसको मैं क्या बोल दूं बताइए, E2A बोल दूं क्या, ताकि याद रह जाए है ना। चलिए साहब, तो इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही आएगा क्योंकि डाटा सेम है। आई बात समझ में क्या, इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि डाटा एक्जैक्टली वही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। समझ में आया कि नहीं आया, सेम आंसर आएगा दोबारा से, यानी कितना आएगा 36 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। आएगा नहीं आएगा मेरे भाई, बस क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से डायरेक्शन भी उधर ही होगी, होगी कि नहीं होगी बताइए। सो दिस इज E2A। तो अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं एट पॉइंट ए पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्या, क्योंकि वेक्टर जरूर है लेकिन उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, इसलिए डायरेक्ट एडिशन पॉसिबल है। आई बात समझ में क्या। तो बताइए कितना हो जाएगा ये, 36 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 36 इंटू 10 की पावर 3, यानी 2 बार आएगा 36 है ना, ये चीज 2 बार आ रही है, तो कितना हो जाएगा बताइए 72 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। आप इसको 7.2 इंटू 10 की पावर 4 लिख देंगे, ज्यादा सही रहेगा। ओके तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा है ना। अच्छा आप बता भी सकते हैं नेट डायरेक्शन क्या आएगी, टूवर्ड्स राइट है ना। समझ में आया कि नहीं मेरे भाई, इस तरीके से टूवर्ड्स राइट अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे टूवर्ड्स राइट। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आपको, ठीक है। अब आप समझ गया होंगे कि मैं कैसे करने वाला हूँ क्वेश्चन को, है ना। अच्छा इसके बाद अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला तो याद हो गया आपको, है ना, KQ/R²। अब मैं निकाल रहा हूँ पॉइंट बी पर, अगर मुझे पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पहले मैं 1 की वजह से निकालूंगा, 2 की वजह से निकालूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी है ना, 1B लिख दूं क्या इसको, है ना, मैं 1 की वजह से बी पे निकाल रहा हूँ, कितना आएगा देखो। अच्छा ये तो फिर से वही आ जाएगा क्योंकि सेम सिचुएशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पर चार्ज वही है, डिस्टेंस भी सिस्टम है, तो वही आएगा क्या, ये 36 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। आएगी कि नहीं आएगी मेरे भाई, ओके। अच्छा इसके बाद अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ड्यू टू एट पॉइंट बी पॉइंट पे लिख रहा हूं मैं, तो लिख दूंगा यहाँ पे एट पॉइंट बी। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे भाई, एट पॉइंट बी पे, ये समझ में आई कि नहीं आया साहब। तो इसकी वजह से मुझे यहाँ निकालना है, देखो ये 0.1 है और ये कितना है 0.05 है, टोटल कितना हो जाएगा, तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। आई वाज में क्या, यानी 15 सेंटीमीटर हो रहा है क्या, है ना। समझ में आया कि नहीं है मेरे भाई, कितना हो जाए भाई, ये तो 10 सेंटीमीटर था ही था, है ना, टोटल 10 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है ना मेरे भाई, टोटल कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो अपन यूज कर लेंगे उसका। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद हमारे पास में क्या आ जाएगा बताइए, क्यू की वैल्यू 10 की पावर -8 है, नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे R², R की जगह 15 रखना पड़ेगा, तो 15 का स्क्वायर करो कितना आएगा 225 आएगा, इंटू 10 की पावर -2 आएगा क्योंकि सेंटीमीटर में है वो, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -4 आएगा। सो में तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, है ना मेरे भाई। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे दोनों को, अच्छा फिर देखो ध्यान से, तो अगर हम बात करें बी पॉइंट पर इसकी वजह से डायरेक्शन कहाँ होगी, दूर की तरफ होगी। क्यों होगी दूर की तरफ बताओ, E1B बाहर की तरफ क्यों होगी, क्योंकि पॉजिटिव है ना, और वो वाला चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, पास की तरफ, तो मैं उसको बोल रहा हूँ E2B, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ E2B। अब आपको पता है डिफरेंस लेना पड़ेगा, जो भी बड़ा आएगा उसमें से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो E2B की मैं डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूँ, वो आएगा 4 इंटू 10 की पावर 3, वो कितना आएगा आपके पास 4 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा, ठीक है साहब। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कितना क्या करना पड़ेगा बताइए, ये 36 है 4 है, माइनस कर दो, है ना, तो कितना आ जाएगा बताइए, E1B माइनस ऑफ E2B। आप सॉल्व कर दीजिए, है ना, तो कितना हो जाएगा 32 बचेगा क्या, 32 इंटू 10 की पावर 3, समझ में आया, माइनस करना आपको, है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया था आपके पास 36 इंटू 10 की पावर 3 में से माइनस कर दो 4 इंटू 10 की पावर 3। माइनस करना कैसे करोगे, 10 की पावर 3 कॉमन ले लो, 36 माइनस 4 कितना बचेगा 32।
सो आंसर इज 32 इंटू 10 की पावर कितना आ रहा है हमारे पास 3, है ना, सही है, न्यूटन पर कूलाम। आप इसको 3.2 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम लिख देंगे। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं मेरे भाई? तो ये हमारे पास में बहुत ही बेसिक सा हो गया, ये हमने कहाँ निकाल दिया, पॉइंट बी पर। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं सर? इसके बाद हम निकालेंगे पॉइंट सी पर। पॉइंट सी पर हम कैसे निकालेंगे? अगर हम पॉइंट सी पर निकालेंगे तो पहले इसकी वजह से हमें यहाँ निकालना पड़ेगा। देखो पॉइंट सी पर निकालना ठीक वैसा ही है जैसे हम डाइपोल में निकाला था हमने, याद है? हम डायरेक्ट देख सकते हैं डाइपोल बन गया, नहीं बन गया? क्या बन गया? ये डाइपोल बन गया है, ठीक है साहब। तो अगर मैं सी पे लिखूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। कितना आंसर आता है बताइए? KP अपॉन R क्यूब। के हमारे पास समझ में आ गया होगा आपको, पूरा सॉल्व कर लोगे मेरे भाई? के क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, P क्या होता है Q इंटू 2 है, Q कितना है 10 की पावर -8, 2a क्या होता है उनके बीच का सेपरेशन यानी 0.1, R क्या होता है ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस पाइथागोरस से निकल जाएगी क्या आपकी? तो आप अरे ये होती ना R आपकी, सॉल्व कर लोगे मेरे भाई? डाटा पुट करोगे, फाइनल आंसर आपके पास में आ जाएगा, ठीक है साहब? ओके, तो आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 3। कितना आंसर आ जाएगा? 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम। समझ में आ रहा है मेरे भाई आपको? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? आप चाहें तो कंपोनेंट वगैरह लेके भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल में किया था। भाई बस और में क्या तरीका वही है, सिचुएशन आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए।